नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, मुंबई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, बतानी है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे D2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे D2O। और दोस्तों, इसका रासायनिक नाम आप लोग याद रखेंगे ड्यूटीरियम ऑक्साइड। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, D2O रासायनिक सूत्र होता है और ड्यूटीरियम ऑक्साइड रासायनिक नाम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है, सबको जाननी चाहिए। बतानी है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। बात सही है दोस्तों, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो बतानी है कि यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 61। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 61, यानी कि दोस्तों आर्टिकल 61। आप सभी को दोस्तों बता दें कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 61, यानी कि आर्टिकल 61 में दोस्तों यह अंतर्गत है। आप लोग याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी बेटी थी? दोस्तों, बतानी है कि रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी। तो आप लोग याद रखेंगे इल्तुतमिश की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप लोग याद रखेंगे इल्तुतमिश की। आप सभी को दोस्तों बता दें कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। आप लोग याद रखेंगे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप लोग याद रखेंगे इल्तुतमिश की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कचारी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों, बताने हैं कि कचारी नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो आप लोग याद रखेंगे असम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कचारी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो असम राज्य में निवास करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि यूरोप का प्लेग्राउंड, यानी कि यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बताने हैं कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों प्रेयरीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रेयरीज कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दहेज रसायन बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि दहेज रसायन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। दहेज रसायन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों, बतानी है कि डोगरी भाषा
भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? दोस्तों बतानी है कि मुगल शासक अकबर के शासन काल में उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे अबुल फजल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अकबर के शासनकाल में उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे अबुल फजल। और दोस्तों यह अकबर के काफी करीबी भी माना जाता था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। अकबर के काफी करीबी था कौन? अबुल फजल। आप लोग याद रखेंगे। आप सब दोस्तों इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक भी अबुल फजल ही था। आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्मचारी चयन आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। बाकी दोस्तों विकल्प ए, ऑप्शन ए, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग, इन तीनों आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में है, लेकिन दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इनमें से कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? विद्युत का सुचालक है और इसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सांपों का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों स्नेक्स का अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बाकी विकल्पों पर भी दोस्तों एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। पहला है फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन से आप लोग याद रखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है छिपकलियों का अध्ययन। तो छिपकलियों का अध्ययन में आप लोग याद रखेंगे सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन डी में है फूलों का अध्ययन। तो फूलों का अध्ययन में आप लोग याद रखेंगे एंथोलॉजी। बाकी विकल्पों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ओफियोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बाकी विकल्पों पर भी एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। पहला है ऑप्शन बी में है टेकोमीटर। तो टेकोमीटर से आप लोग याद रखेंगे वायुयान की गति मापी जाती है टेकोमीटर से। उसके बाद है ऑप्शन सी में बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से आप सभी को दोस्तों पता होगा कि वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। और ऑप्शन डी में है लैक्टोमीटर। ये भी आप सभी को पता होगा दोस्तों, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो आप लोग इसका सही से उत्तर याद रखेंगे। समुद्र की गहराई मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ बाकी विकल्पों को भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को दोस्तों पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना है। तो बतानी है कि यह पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गंगा नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन की शुरुआत किस वर्ष की थी? दोस्तों बताने हैं कि हरिजन पत्रिका जिसकी दोस्तों शुरुआत गांधी जी ने की थी, साप्ताहिक पत्रिका, तो बताने हैं कि इसकी शुरुआत किस वर्ष की थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1933 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों
गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1933 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगाई प्रजाति के हिरण किस राज्य में निवास करते हैं? दोस्तों बताने हैं कि संगाई प्रजाति के हिरण किस राज्य में निवास करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों मणिपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संगाई प्रजाति के हिरण किस राज्य में निवास करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर राज्य में निवास करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? दोस्तों बताने हैं कि लेटेस्ट जो प्रिंटर है दोस्तों, आधुनिक प्रिंटर की जो स्पीड है किस यूनिट में मापी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पेज पर मिनट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे पेज पर मिनट, यानी कि दोस्तों पीपीएम। आप लोग याद रखेंगे पेज पर मिनट में दोस्तों मापी जाती है प्रिंटर की स्पीड की इकाई। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पेज पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? दोस्तों बताने हैं कि कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में क्या थे? निपुण था, वीणा वादक में प्रवीण था। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो आप लोग याद रखेंगे समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बतानिए दोस्तों कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। आप सभी को दोस्तों बता दें कि ब्रिटिश संसद चुने जाने वाले प्रथम भारतीय भी दादा भाई नौरोजी ही थे। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ब्रिटिश संसद चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे कौन? दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना का नया नाम क्या रखा गया है? दोस्तों बताने हैं कि इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके अब क्या रखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नरेंद्र मोदी के आने के बाद दोस्तों इस योजना का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना। पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? दोस्तों बताने हैं कि अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने क्या दी थी? अनुमति दी थी, परमिशन दी थी। तो आप लोग याद रखेंगे जहांगीर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो आप लोग याद रखेंगे जहांगीर ने अनुमति दी थी अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर का एक अन्य नाम क्या है? दोस्तों बताने हैं कि कंप्यूटर मॉनिटर को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे VDU के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे कंप्यूटर मॉनिटर का एक अन्य नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका पूरा नाम होता है। आप लोग याद रखेंगे कंप्यूटर मॉनिटर का एक अन्य नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे VDU अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताने हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेमन मैगसेसे अवार्ड 2019 किस भारतीय को मिला था? दोस्तों बताने हैं कि रेमन मैगसेसे अवार्ड 2019 यानी कि 2019 का रेमन मैगसेसे अवार्ड किस भारतीय को दिया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे रवीश कुमार को मिला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। रेमन मैगसेसे अवार्ड 2019 किस भारतीय को मिला था? आप लोग याद रखेंगे रवीश कुमार को, जो कि दोस्तों एक पत्रकार है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? दोस्तों बतानी है कि महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, क्या कहे थे? तो आप लोग याद रखेंगे भिखारी के वेश में महान आत्मा। ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों बताने हैं कि 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप लोग याद रखेंगे महाकवि दंडी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे दंडी, महाकवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कनाडा व अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे कनाडा व अमेरिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।